तो लास्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखे थे और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से 10 देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है उससे एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, सेकेंड ये है और थर्ड है। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। तो ये जो दिया हुआ है आपका इक्वल मैट्रिक्स है और इक्वल मैट्रिक्स का हम लोग जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होता है वो आपका इक्वल होता है। अगर हम लोग इस मैट्रिक्स से अगर फर्स्ट एलिमेंट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, थर्ड मानेंगे, फोर्थ होगा, तो ये मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट ये मैट्रिक्स का फर्स्ट के बराबर हो जाएगा, सेकंड सेकंड के इक्वल होगा, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल होगा, फोर्थ फोर्थ के इक्वल होगा। और इस तरह से चूंकि इक्वल मैट्रिक्स है इसलिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 बराबर वाई, यानी वाई का वैल्यू निकल जाएगा 4 और 3 इज इक्वल टू जेड होगा, यानी कि जेड का वैल्यू निकल जाएगा आपका 3। फिर उसी तरह से अगर इक्वल मैट्रिक्स इक्वल करेंगे तो ये जो थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल होगा, मतलब एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। तो इस तरह से आपका एक्स वाई और जेड का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखते हैं। तो गिवन में दिया हुआ आपका x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 2 5 8। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं इक्वल मैट्रिक्स का जो नियम है उसमें आपका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 होगा, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। फिर सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल हो जाएगा, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल हो जाएगा, तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। और एक्स वाई इज इक्वल टू ये फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के इक्वल जब होगा तो ये 8 के इक्वल हो जाएगा, इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन 1 है इसको ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। अगर इससे x का वैल्यू निकालते हैं या y को वैल्यू निकालते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस एक्स। ये जो y को वैल्यू आया है यहाँ पे, इसका y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। तो आपके पास इक्वेशन थर्ड है x प्लस वाई एक्स वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ पर y का वैल्यू दिया हुआ है 6 माइनस एक्स, तो हम लोग यहाँ पर y का वैल्यू रख देंगे 6 माइनस एक्स और इज इक्वल टू इधर 8 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो हो जाएगा 6x, फिर x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर है 8। अब हम लोग सबको उधर ले जाते हैं तो इधर हो जाएगा 0, माइनस में एक्स स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 6x को उधर लेते जाएंगे तो माइनस 6x हो जाएगा और इधर पहले से प्लस 8 है, यानी कि आपका इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये जो बना हुआ है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए इसका जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट जो टर्म है 8 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8। अब देखेंगे और कौन कौन सा डिजिट है या नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा। तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 हो गया, और तो ऐसा कोई नहीं, 4 इंटू 2 वही हो जाएगा। अब जो इसका फैक्टर है 8 का, यहाँ जो फैक्टर है इसको जोड़ के या घटा के आपको -6 लाना है यहाँ पर। तो हम लोग अगर इसमें अगर ऐड कर देते हैं तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर -6 है तो ऐड करने से नहीं आ रहा, अगर इसको माइनस करते हैं यानी घटाते हैं तो 8 में 1 घटेगा 7 हो जाएगा, जबकि -6 है, यानी ये जो फैक्टर है ये काम नहीं कर रहा है।
अब सेकेंड वाला देखते हैं हम लोग। 4+2 को अगर ऐड कर देते हैं तो 6 आ जा रहा है, यानी इसमें आ जा रहा है, घटाते हैं तो -2 आ रहा है, मतलब जोड़ने से आ रहा है -6। लेकिन -6 लाना, इसलिए आपको क्या करना होगा, दोनों में माइनस लगाना होगा, तो -6 आ जाएगा। ये जो 8 का फैक्टर 2 × 4 था, इसको हम लोग अगर -2 -4 लिखेंगे तो -6 आ जाएगा, और आपको लाना भी है -6। अब चूंकि 6x है तो इसमें -2x -4x लगा देंगे तो -6x आ जाएगा, यानी -6x को कैसे लिख सकते हैं, -2x -4x, तब आपका आ जाएगा -6x। तो अब हम लोग जो -6x है उसकी जगह पे रखते हैं इसको, यहाँ से x कॉमन निकल रहा है तो x -2 हो जाएगा, यहाँ -4 कॉमन निकल रहा है तो हो जाएगा x -2 बराबर 0। x -2 यहाँ है, यहाँ पर भी x -2 है, तो x -2 जब कॉमन निकालेंगे तो इधर आपका यहाँ जो इस टर्म में है x बच जाएगा, और इधर का टर्म जो है -4 बच जाएगा, = 0 हो जाएगा। तो एक बार हम लोग x -2 = 0 कर देंगे, फिर x -4 = 0 कर देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4। तो हम लोग को x का 2 वैल्यू मिल गया है। अब हम लोग को किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। जब हम लोग x बराबर 2 रख देते हैं इन इक्वेशन 1, तो x + y = 6 लिखा हुआ है, x का वैल्यू हम लोग यहाँ 2 रख दिए, तो y बराबर 6 - 2, तो y बराबर निकल गया 4। अब जब हम लोग x का वैल्यू 4 रख देंगे, तो इस इक्वेशन में 4 रख देंगे तो हो जाएगा 4 + y = 6, तो y बराबर 6 - 4, यानी आ जाएगा आपका 2। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व किए यहाँ पे। तो आपका जब x का वैल्यू हम लोग रखें 2 तो y की वैल्यू मिला 4, जब x का वैल्यू 4 रखें तो y की वैल्यू मिल गया 2। अब एक इक्वेशन लास्ट वाला, यहाँ पर x और y का वैल्यू मिल गया है, अब लास्ट में हम लोग को z का वैल्यू निकालना था। z का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को इक्वेशन सेकेंड लेना होगा। 5 + z = है 5, तो z = 5 - 5, यानी z = 0 हो गया। तो इस तरह से हम लोग के पास से जब x = 2 था तो y का वैल्यू आया 4, और जब x = 4 था तो y के वैल्यू आया 2, और z का वैल्यू आ गया मेरे पास 0, तो यही आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अब चूंकि ये भी आपका इक्वल मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, मतलब x + y + z 9 के इक्वल हो जाएगा, जिसको हम लोग इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। x + z हो जाएगा 5 के इक्वल, इक्वेशन सेकेंड मान रहे हैं, और y + z हो जाएगा 7 के इक्वल। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन 3 में y + z का वैल्यू 7 दिया हुआ है, यहाँ पर x + y + z = 9 दिया हुआ है, तो y + z जो दिया हुआ उसका वैल्यू अगर 7 लिख देंगे यहाँ पर तो x का वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो हम लोग रख देते हैं इक्वेशन 1 में।
तो है आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। यहाँ y प्लस जेड दिया हुआ है तो y प्लस जेड का वैल्यू है 7। यहाँ 7 लिख दिए। कहाँ से रख दें हम लोग? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो हम लोग इक्वेशन थर्ड से जो y प्लस जेड का वैल्यू 7 रखा हुआ था इसको हम लोग यहाँ पर रख दिए। अब इसको इधर लेते आते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 2। तो इस तरह से x का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग x का वैल्यू जो आया इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे तो z का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर x का वैल्यू पहले से हम लोग निकाले हैं, अभी 2 निकला है तो इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 हो गया। तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी कि आ गया 3। अब जो z का वैल्यू निकला है इसको फिर हम लोग इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। तो इक्वेशन थर्ड है y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। जेड का वैल्यू है 3, यहाँ हम लोग 3 रख देंगे। 7 आ गया, इस 7 माइनस 3 यानी y इज इक्वल टू 4 आ गया। और इस तरह से हम लोग को मिल गया x इक्वल टू 2 हो गया, y इज इक्वल टू 4 हो गया और z इज इक्वल टू 3 आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके और ए बी सी और डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो दिया हुआ आपका मैट्रिक्स है और ये इक्वल मैट्रिक्स है। जैसा कि हम लोग इक्वल मैट्रिक्स का डेफिनेशन में जानते हैं कि क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट जो होता है वो इक्वल होता है, यानी a माइनस बी माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा, 2a प्लस सी 5 के इक्वल हो जाएगा, 2a माइनस बी 0 का इक्वल होगा, 3c प्लस d 13 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा और ये आपका इक्वेशन 1 है। 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और इधर से लेंगे इक्वेशन सेकेंड हो गया और 2a प्लस सी इक्वल हो जाएगा 5 के, ये इक्वेशन थर्ड आ गया। उसके बाद 3c प्लस d है, ये आपका 13 का इक्वल हो जाएगा, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते हैं और a और b का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ माइनस दे देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, या माइनस थे और ये माइनस का साइन दिए तो प्लस हो जाएगा। 0 में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा प्लस या माइनस में। तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर a है, यहाँ माइनस 2a है और घटेगा तो हो जाएगा माइनस a। या माइनस a प्लस 0 रहे या माइनस 0 उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 1 ही आएगा। माइनस 1 माइनस a और माइनस a माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब a जो वैल्यू आया इसको हम लोग रख देंगे इक्वेशन 1 में या 2 में भी रख सकते हैं। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 में रख दिए, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया। तो एक वैल्यू 1 दिया हुआ था, हम लोग यहाँ पर 1 रखेंगे, इसको इधर लेते जाएंगे। तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी बी का वैल्यू आ गया 2। तो इस तरह से हम लोग ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब ए का वैल्यू जो आया इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड में भी रखते हैं तो सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको इक्वेशन थर्ड में रख दे रहे हैं।
तो हो जाएगा 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 आ गया। 2 हो गया इंटू a का वैल्यू दिया हुआ पहले से 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5 हो गया। तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5 यानी सी बराबर 5 माइनस 2 यानी कि 3 आ गया। अब जो 3 का वैल्यू आया है हम लोग सी इज इक्वल टू 3 जो आया है इसको इक्वेशन फॉर्म में रख देंगे तो 3 मतलब सी का वैल्यू रखेंगे तो डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है। यहाँ हम लोग c का वैल्यू 3 रख देते हैं, ये जो c है उसकी जगह 3 रख देते हैं, प्लस डी इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो इस तरह से 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13 यानी डी बराबर 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम लोगों के पास है a का वैल्यू 1, b का वैल्यू है 2, c का वैल्यू है 3 और d का वैल्यू है 4। ये आंसर हो गया। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिए हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है यहाँ पे कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो m इंटू एन ऑर्डर का है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। तो पूछ रहा है यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब m इज लेस देन n होगा या फिर m ग्रेटर देन n होगा या फिर m इज इक्वल टू n होगा या ये जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं होगा। तो हम लोग जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर इसका ऑर्डर लिखें तो 2 इंटू 2 होगा, नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स हो गया। अगर हम लोग अगला मैट्रिक्स बनाते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ पर भी देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स बना हुआ है जिसमें नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर यहाँ पर इन ऑर्डर को अगर हम लोग देखते हैं ये ऑर्डर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो इसको अगर हम लोग m मानते हैं तो m का वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ पर m का वैल्यू 3 है। अगर इसको n मानते हैं तो n का वैल्यू यहाँ पर 2 है और n का वैल्यू यहाँ 3 है। तो इस केस में देखेंगे m का वैल्यू भी 3 है, n का वैल्यू 3 है, मतलब m और n इक्वल है। इसमें भी m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 2 है, मतलब m और n इक्वल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तभी हो सकता है जब आपका नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा या फिर बोल सकते हैं आपका m इज इक्वल टू n के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फ्लोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो यहाँ मैट्रिक्स का पेयर दिया हुआ है और साथ में बताया गया कि ये जो मैट्रिक्स है आपका इक्वल मैट्रिक्स है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इस इक्वल मैट्रिक्स के लिए। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको सोल्व करते हैं। अब चूंकि ये इक्वल मैट्रिक्स है तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 होगा। और इसके अलावा इक्वेशन वन मान लेते हैं, y प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 8, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। और 2 माइनस 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 4, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। और फिर ये जो है आपका y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, इक्वेशन 4 है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें x का वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ पर क्या होगा। तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ जो कि इक्वेशन 1 है। तो 3x इक्वल टू जब प्लस 7 को बराबर के उधर लेते आएंगे तो माइनस 7 हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 7/3। तो हम लोग x का वैल्यू निकाल लिया। अब दूसरा जो इक्वेशन है x का ही इक्वेशन है तो इसको हम लोग सोल्व करते और यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि x का वैल्यू कितना निकल रहा है। अब हम लोग इक्वेशन थर्ड लेते हैं।
तो ये जो 2 है बराबर को उधर लेते आएंगे तो प्लस में इधर तो माइनस में आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 2/-3 यानी कि -2/3 आ गई। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि x का वैल्यू दो वैल्यू मिल रहा है, -7/3 और -2/3। तो यहाँ तो x का सिर्फ एक ही वैल्यू दिया हुआ है, -1/3 दिया हुआ, -1/3 दिया हुआ, -2/3 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ x का दो वैल्यू मिल रहा है, -7/3 और -2/3, दो अलग अलग x का वैल्यू मिल रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्या है कि x का दो वैल्यू मिल रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। तो आपका 3x3 मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स 0 और 1 एलिमेंट लेके और 3x3 मैट्रिक्स यानी कितना मैट्रिक्स टोटल हम लोग बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका एक मैट्रिक्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें एलिमेंट सिर्फ 0 और 1 होगा, और इसको लेके हम लोग 3x3 का कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे हम लोग 3x3 का मैट्रिक्स बनाएंगे तो इस तरह से होगा, नंबर ऑफ रो 3 होगा, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 होगा। अब हम लोग एक ऐसा मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें सिर्फ 1 1 1 होगा, तो मानिए मैट्रिक्स 1 आ गया जिसमें सभी 1 होगा। अब ऐसा मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें 0 0 होगा, तो इस तरह से आपका दो मैट्रिक्स बन गया जिसमें एक में 1 था एक में 0 था। अब हम लोग चेंज कर देते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स बनाए जिसमें यहाँ पर 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, बाकी सब में 0 है, तो हम 3 मैट्रिक्स बना लिए। और फिर ऐसा मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें यहाँ पर 1 1 है और यहाँ पर 0 0 0 है। तो इसी तरह से हम लोग वैल्यू 1 0 1 0 लेके टोटल कितना नंबर ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो हम लोग देखें टोटल नंबर, यहाँ पर नंबर ऑफ वेज हम लोग के पास है 2, 0 और 1 है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि 3x3 का अगर मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 3 9, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एलिमेंट्स है मेरे पास 9, यानी ये जो 0 और 1 है उसको 9 तरीके से भर सकते हैं अलग अलग जगह। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगा तो हो जाएगा 2 टू द पावर 9। एलिमेंट्स टोटल 9 है और हम लोग लिए हैं दो एलिमेंट, या तो ले सकते हैं 0 या फिर 1। अब इसको लगा के हम लोग टोटल कितना बना सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो 512 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया यहाँ पर 512। तो इस तरह से हम लोग 6 to 10 क्वेश्चन देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे देखेंगे।